Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic potholes and plunge pools of class 11 geography chapter number 6. So last वीडियो में हमने टॉपिक शुरू किया था इरोजनल लैंडफॉर्म्स, मतलब कि वो सारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स, वो सारे लैंडफॉर्म जो कि रनिंग वाटर के इरोजनल एक्टिविटी से बनते हैं, कि जब रनिंग वाटर चलता है और इरोड करता है चीजों को तो कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ वैलीज की बात की थी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इरोजनल लैंडफॉर्म है। Now the second landform, erosional landform that we are going to discuss is potholes and plunge pools. कि running water की वजह से next जो erosional landform है वो कौन सा है? Potholes. तो देखो potholes तो आपको नाम वैसे ही बड़ा familiar सा लग रहा होगा कि जैसे roads पे भी जब हम देखते हैं तो कोई गड्ढा होता है तो हम कहते हैं roads पे potholes हैं, ठीक है। तो ये कुछ गड्ढे से रिलेटेड होने वाला है। तो plunge pool भी सेम सिमिलर सी ही चीज है। तो अब देखते हैं कि ये क्या है। Over the rocky beds of hill streams, more or less circular depressions called potholes form because of stream erosion aided by abrasion of rock fragments. देखो, जब कोई भी स्ट्रीम बह रही है तो डेफिनेटली वो एक सरफेस पे बह रही है। कोई भी नदी है, छोटा सा एक मतलब पानी की स्ट्रीम जो है वो बह रही है, तो उसके नीचे एक बेड होने वाला है। नदी क्या करेगी, वो अपने साथ कुछ पत्थर, कुछ कंकड़, कुछ मिट्टी सबको बहा के आगे ले चलेगी। क्योंकि अभी देखो ये वो वाला पॉइंट है, इरोजनल एक्टिविटी ज्यादातर कहाँ पे हो रही है, वो हो रही है पहाड़ों की इस स्लोप पे, और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करेगी, अपने आसपास के जो भी पत्थर होंगे अपने साथ, अपने बेड पे, उसके बेड पे ये जो पत्थर होंगे उनको वो साथ आगे लेके चलेगी। अब जब नदी इस तरीके से पहाड़ों पे चल रही है और अपने साथ पत्थरों को लेके चल रही है, तो ये पत्थर जो है वो अब्रेजन करेंगे। अब्रेजन क्या होता है? घर्षण। कि ऊपर ये देखो, यहाँ पे नदी बह रही है और ये जो पत्थर हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इस सरफेस के अगेंस्ट यहाँ पे इनमें घिसाव लग रहा है, घर्षण लग रहा है। मतलब देखो, जैसे कोई चीज एक दूसरे के अगेंस्ट रगड़ती है, आप दो पत्थरों को लोगे और उनको आपस में रगड़ोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें टूट फूट होगी, दोनों पत्थरों में कुछ ना कुछ टूट फूट होगी। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे जब ये पत्थर आगे बढ़ रहे हैं और ये इस बेड के साथ, ये इस फ्लोर के साथ रगड़ के चल रहे हैं, तो क्या करेंगे, खुद भी ये पत्थर टूटेंगे और इस बेड को, ये जो फ्लोर है जिसके, तो धीरे धीरे उसकी वजह से, इस अब्रेजन की वजह से क्या हो जाएगा, जो बेड है उसमें इस तरीके से गड्ढा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे करके कोई तो ऐसी जगह थी जहां पे रॉक थोड़ी सी सॉफ्ट थी, थोड़ी कमजोर थी, तो बाकी जगह के मुकाबले ये वाली जो जगह है, यहाँ पे जो रॉक्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा नुकसान किया और गड्ढा बन गया। अब इस गड्ढे में धीरे धीरे करके क्या होगा, यहाँ पे ये पत्थर जमा होने लगेंगे। वंस अ स्मॉल एंड शेलो डिप्रेशन फॉर्म्स, अगर एक बार छोटा सा, और शेलो, शेलो मतलब कम गहराई का, अगर शेलो एंड स्मॉल डिप्रेशन मतलब होता है इस तरीके से गड्ढा, तो जब छोटा सा शेलो कम गहराई का डिप्रेशन फॉर्म हो जाएगा, पेबल्स एंड बोल्डर्स get collected in those depressions and get rotated by flowing water and consequently the depression grows in dimension. तो देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया कि एक छोटा सा इस तरीके से डिप्रेशन जो है वो बन गया और इसमें ये पत्थर, ये बोल्डर्स, ये सब जमा हो गए। अब पानी तो अभी भी इसके ऊपर से बह रहा है, स्ट्रीम जो है वो अभी भी बह रही है। अब स्ट्रीम जब बहेगी तो वो क्या करेगी, वो इन पत्थरों को रोटेट करेगी। तो ये पत्थर जो है, अगर पानी इस तरीके से जा रहा है तो पत्थर इस तरीके से रोटेट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये जो पत्थर हैं ये इस तरीके से ऐसे ये रोटेट करेंगे, घूमेंगे ये। और जब ये घूमेंगे तो क्या करेंगे, इनमें और ज्यादा अब्रेजन करेंगे, ये नीचे की जो जमीन है उसको और ज्यादा तोड़ेंगे, बेड को इसमें क्या करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। और जब ये और तोड़फोड़ करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो डिप्रेशन है वो और चौड़ा हो जाएगा और वाइड हो जाएगा और गहरा हो जाएगा। वो इस तरीके से, अभी भी इसमें बोल्डर्स हैं, पत्थर अभी भी हैं और ये घूमते रहेंगे और ये इस तरीके से इसको और बड़ा करते रहेंगे, और बड़ा और गहरा करते रहेंगे। तो अब ये जो गहरा गड्ढा बना इस तरीके से बोल्डर्स की वजह से, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉट होल्स। अ सीरीज ऑफ सच डिप्रेशंस eventually join and the stream valley gets deepened. अब देखो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी एक ही जगह पे पॉट होल बनेगा, बहुत सारे पॉट होल बन सकते हैं। जैसे ये एक पॉट होल है,
फिर आगे ये एक पॉट होल है, फिर आगे ये एक पॉट होल है, ऐसे मान लो हमने 3 पॉट होल बनाए। इनके अंदर पत्थर हैं जो कि लगातार पानी की वजह से घूम रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये इरोजन कर रहे हैं, ये बेड में और ज्यादा इरोजन कर रहे हैं। तो मान लो जब ये इरोजन करेंगे तो ये वाला जो गड्ढा है, ये जो पॉट होल है, ये बड़ा होकर इतना हो जाएगा, ये वाला सेकंड वाला जो है वो भी बड़ा होगा, थर्ड वाला भी बड़ा होगा, चौड़ा होगा, और अल्टीमेटली ये तीनों जो पॉट होल्स हैं वो जुड़े लगेंगे। ऐसा लगेगा कि ये तीनों जो पॉट होल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। जुड़ेंगे तो क्या होगा, जो स्ट्रीम वैली है वो बड़ी हो जाएगी, वो और ज्यादा गहरी हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके कैसा दिखने लगेगा, ये इस तरीके से गहरी हो जाएगी। यहाँ पे तीनों के तीनों जो पॉट होल्स हैं अब वो जुड़ गए, और इस तरीके से एक गहरा, यहाँ पे और ज्यादा गहरा डिप्रेशन बन गया। अब धीरे धीरे करके क्या होगा कि जो स्ट्रीम की वैली है वो मतलब गहरी होने लगेगी, वो डीपन होने लगेगी। बहुत सारे ऐसे पॉट होल बनेंगे और बहुत सारे पॉट होल्स जुड़ के क्या करेंगे, अल्टीमेटली स्ट्रीम का जो बेड है उसे और ज्यादा गहरा करने लग जाएंगे। तो आई होप कि अब आपको ये चीज समझ आ गई है कि पॉट होल्स क्या है, पूरा प्रोसेस समझ आ गया कि पहले नदी जो है वो बह रही है, अपने साथ पत्थरों को लेके बहेगी, वो जो पत्थर है वो अब्रेजन करेंगे, घिसेंगे, रगड़ेंगे फ्लोर के अगेंस्ट, और उस पर गड्ढा कर देंगे। जब गड्ढा बन जाएगा तो कुछ जो पत्थर हैं वो उस गड्ढे में जम जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और वो रोटेट करते रहेंगे पानी के बहाव की वजह से। जब वो रोटेट करेंगे तो अल्टीमेटली वो उस डिप्रेशन को जिसमें वो जमा हो रखे हैं उसे और ज्यादा बड़ा कर देंगे, और बहुत सारे ऐसे पॉट होल्स ज्वाइन होकर स्ट्रीम की वैली को, उसकी जो वैली है उसे डीप कर देंगे, उसको और गहरा कर देंगे। एट द फुट ऑफ वाटरफॉल्स ऑल्सो large potholes, quite deep and wide, form because of the sheer impact of water and rotation of boulders. So जैसे हमने देखा कि पॉट होल्स बनते हैं, लगभग उसी सिमिलर प्रोसेस से बनते हैं प्लंज पूल्स। बट फर्क क्या रहता है कि प्लंज पूल्स जो है वो बनते हैं वाटरफॉल्स पे। अब यहाँ पे नदी जो है वो इस तरीके से बह के आ रही थी और यहाँ पे बन रही है वाटरफॉल, पानी जो है वो नीचे गिर रहा है। अब पानी नीचे गिरेगा तो पानी के साथ ऊपर से नदी जो पत्थर वगैरह ला रही थी उसे भी तो गिराएगी यहाँ पे। तो नदी के द्वारा जो पत्थर लाए गए हैं उन्हें नदी यहाँ पे जमा कर रही है। अब वो जोर से आके यहाँ पे गिरेंगे, तो पहली बात तो इतनी ऊपर से और इस तरीके से गिरने की वजह से ही यहाँ पे कुछ कुछ डिप्रेशन होने लगेगा। लगातार ऊपर से जो भी मटेरियल आ रहा है और पानी भी गिर रहा है, पानी भी लगातार यहाँ पे गिर रहा है, तो पानी के प्रेशर की वजह से भी क्या होगा, यहाँ गड्ढा बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे गड्ढा बनना शुरू हो जाएगा तो ये इस तरीके से इस गड्ढे के अंदर अब आ जाएंगे पत्थर यहाँ पे, और लगातार पानी यहाँ पे गिर रहा है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, रोटेट करेंगे, ये इस तरीके से रोटेट करेंगे, इनमें मूवमेंट होगी, पानी भी ऊपर से गिर रहा है और पत्थर गिर रहे हैं, ये भी आपस में हिल रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, ये इस पूरे इस तरीके से जो गड्ढा बना था इसको और ज्यादा गहरा करते हुए जाएंगे। तो ये जो गड्ढा है ये और ज्यादा गहरा हो जाएगा इस तरीके से। मान लो इस तरीके से कुछ हो गया, गहरा हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इस तरीके से। अब यहाँ पे अभी भी कुछ पत्थर वगैरह तो रहेंगे। अब ये जो गड्ढा बना वाटरफॉल के नीचे, ये जो गड्ढा बना इस तरीके से, आगे फिर पानी बह रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लंज पूल। ये है प्लंज पूल। तो प्रोसेस लगभग सेम ही है जो पॉट होल का है, बट फर्क इतना है कि यहाँ पे ये वाटरफॉल में बन रहे हैं प्लंज पूल, वाटरफॉल के नीचे, उसके फुट पे, उसके पैरों पे। तो ये था टॉपिक पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल सा था ये, बट आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक कि किस तरीके से पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स वाटर के इरोजनल एक्टिविटी से बन रहे हैं।